Jai Hind. After a long break, I recording a full video for you. As I already mentioned you that we gonna start a PYQ series of UGC NET. So today we started UGC NET series, UGC NET PYQ series for those students who are preparing for दिसंबर 2024 नेट एग्ज़ाम। दिसंबर 2024 नेट एग्ज़ाम। सो वो स्टूडेंट जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जिनका फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम रहने वाला है, दोनों को बोथ आर बेनिफिशियल फॉर दिस PYQ series. PYQ is very important for any exam before you prepared the exam. So let's started our PYQ. Before starting the PYQ series, I wanna tell you something, that I am not a teacher or not a YouTuber. I am only a student. Those people who are joining me a very long time, उनको पता है that I am right now I am in PG. So I have not a lot of time to make a video for you. Therefore आप लोग को सिर्फ इसी चैनल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि सिर्फ इसी चैनल से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि मेरा अभी पीजी का एग्ज़ाम चल रहा है. सो देयर इज़ समथिंग लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ टू मेक वीडियोज़ फॉर यू द PYQ सीरीज़. बट हाँ, जहाँ तक ट्राई हो सकेगा मैं आप लोग को PYQ कवर करने का कोशिश करूँगा, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक. PYQ के थ्रू ही आप लोग को अच्छा से तैयारी किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्टेड द PYQ सीरीज़ ऑलमोस्ट 30 मिनट और 40 मिनट्स डेली. एंड आप लोग ऑल्सो कमेंट करके ये आप लोग बताइएगा कि दिन भर में कौन सा समय आप लोग के लिए सबसे सही है, सुबह, दोपहर, शाम या रात. उस टाइम पे मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा UGC नेट के लिए. और एक बात, जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा जून 2024 का नेट मेरा क्लियर हुआ है फर्स्ट अटैम्प्ट में, और मैं अभी JRF के लिए मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ. सो आप लोग को जिनको भी JRF के लिए ट्राई करना है या UGC नेट ओनली नेट के लिए ट्राई करना है, आप लोग सभी को ये वीडियो देख सकते हैं. मैं लगातार वीडियो बनाने का अपने तरफ से पूरा कोशिश करता रहूँगा. सो let's go moving to the PYQ. This is the June 2024 PYQ shift 1, which is held on August, because June exam is cancelled, so this exam held in August. So this PYQ is August 2024 shift 1. Okay, I think this is clear for you and also clear for upcoming videos. Let's start it. And the question is both in Hindi and English, and also I try to communicate you Hindi as well as in English. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किस इतिहासकार ने, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और ये सीरीज़ जारी रहेगा जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम ना आ जाए. ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने गयासुद्दीन तुगलक की बिजली गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का वर्णन दिया है. ये पूरा तरह से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो तुक्का मार करके आगे बढ़ना पड़ेगा. तो अकस्मात मृत्यु का किसने जिक्र किया है, गयासुद्दीन तुगलक का. तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया गया है, तो इसमें आप इब्न बतूता को काट सकते हैं क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में है. इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बर्नी. इसका सही आंसर है. आप लोग मेरे जवाब देने से पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग का जवाब रेडी होना चाहिए. या तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, या फिर एक कॉपी में एक शीट बना लीजिए जिसमें कि 1 2 3 4 करके 100 तक आप लोग का होना चाहिए. और एक दिन में जितना क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ट्राई करेंगे 20 क्वेश्चन कवर करने का. तो आप लोग अपना कॉपी में लिख करके लास्ट में आप लोग को नंबर बताना है कि कितना नंबर आप लोग का आ रहा है. ठीक है.
तो पहला नंबर का क्या हो गया आंसर? पहला नंबर का हो गया बर्नी ने कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक का बिजली गिरने से मौत हो गया। देखिए आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को मैं साथ ही साथ कराते हुए चलूँगा, और ये वीडियो का पीपीटी का पूरा कंटेंट जो है ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है। तो ये कंटेंट के लिए ये कंटेंट का पूरा क्रेडिट जो है वो टेक्स्ट बुक को जाता है। ये मेरा द्वारा लिखा गया नहीं है, मैं टेक्स्ट बुक से लिया हूँ, और ये ना ही टेक्स्ट बुक का मैं कोई प्रचार कर रहा हूँ, और ना ही आप लोग को लिए बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक आप लोग को डाउनलोड करना है। ये आप लोग का खुद का चॉइस है। मैं अपने प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक से ही PYQ अटेम्प्ट किया था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो देखिए इसमें लिखा है बर्नी, बर्नी ही आंसर है। ये बर्नी 14वीं शताब्दी का राजनीतिक विचारक था। इसका एक ये याद रखना है, तारीख फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था, और मंडप के निर्माण के दौरान बिजली गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की आकस्मिक मृत्यु हो गई, ये बात बर्नी के द्वारा कहा गया था। उसी प्रकार इसामी एक अन्य इतिहासकार है तत्कालीन समय का, जो कि फतवा उस सलातीन लिखा था। ये सब याद रखना है, फतवा उस सलातीन और जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोज शाही आप लोग को मैच कराने के लिए भी ऐसे ऐसे करके दिया जा सकता है। बर्नी, इब्न बतूता, इसामी, और इसके सामने पुस्तक का नाम दे देगा, और आप लोग को मैच करने के लिए दिया जाएगा, या फिर ये बोला जाएगा कि इनमें से कितना ऑलरेडी मैच्ड है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग के सामने आ सकता है। तो इब्न बतूता, देखिए इब्न बतूता से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQ में। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे PYQ के सीरीज़ में, आप लोग को ये सब बात अपने आप पता चलते रहेगा। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। यह एक मोरक्को का यात्री था, और इसने कोई भी गिरने से मौत के बारे में नहीं बताया, बिजली के गिरने का मौत। और इब्न बतूता का एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है रहला, रहला के बारे में याद रखना है। उसके बाद एक और इतिहासकार है जो कि बंदायूनी, यह 16वीं शताब्दी का, और इसके द्वारा लिखा गया था मुंतखाब उल तवारीख। तो ये 4 राइटर आप लोग को याद रहना चाहिए, बर्नी, इसामी, इब्न बतूता और बंदायूनी, और इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया था वो भी आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह हम लोग हर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि पसंद क्यों नहीं आया है, ताकि और वीडियो को बेहतर किया जा सके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने दिया गया है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और यह है मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन, जिसमें कि है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेबल योजना और कैबिनेट मिशन। सामने इसका ईयर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको मिलान कीजिए वीडियो को पॉज करके कि किसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए अगस्त प्रस्ताव का 1940 में मैच करेगा, मतलब ए का 4 2 जगह आ रहा है। क्रिप्स मिशन का 1942 मैच करेगा, मतलब बी का 2 भी 2 जगह आ रहा है। वेबल योजना का 1945 मैच करेगा, सी का 1 यहाँ मैच कर रहा है, तो ऑटोमेटिक डी का 3 हो जाएगा, मतलब कैबिनेट मिशन का 1946। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज नंबर 4। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग मॉडर्न इंडिया में ये बहुत बार पढ़े होंगे इस सब के बारे में। और 1940 से लेकर के 1947 यहाँ तक का सब कुछ जो भी बदलाव आया है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ये सारा कुछ आप लोग को कवर करना है। इसके अलावा जिसमें कि जिन्ना पैक्ट है, और फिर डायरेक्ट एक्शन डे है, राजा जी के साथ पैक्ट है, शिमला सम्मेलन है, ये सारा कुछ आप लोग को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंटिन्यूसली हर ईयर लगभग क्वेश्चन एक रहता है। ठीक है, अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था, ये लॉर्ड लिनलिथगो जो कि उस समय के तत्कालीन वायसराय हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया था। युद्ध के बाद डोमिनियन दर्जा और वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करके अधिक भारतीयों को शामिल करने का वादा किया गया था। और इससे आप लोग को इस तरह से भी क्वेश्चन, सिंगली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल अगस्त प्रस्ताव लिख देगा और अगस्त प्रस्ताव के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, और आप लोग को डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसीलिए जो 1940 से 1947 का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये थोड़ा सा आप लोग को डीपली पढ़ने का ज़रूरत है।
तब जा कर के ये स्टेटमेंट को आप लोग छांट सकेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद देखिए ये क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, स्टफर्ड क्रिस के नेतृत्व में ये आया था। स्वशासन के बदले में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने का लक्ष्य था। डोमिनियन दर्जा और प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिया गया है कि हाँ, ये क्रिप्स मिशन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये वेबल योजना देखिए, वेबल योजना 1945 का है, लॉर्ड वेबल के द्वारा पेश किया गया था। अंतरिम सरकार बनाने के लिए केंद्रित था ये। अंतरिम सरकार हिंदू और मुसलमान के लिए समान प्रतिनिधित्व के साथ वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव दिया गया था। ये 1940 से 47 का टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा था कि कौन सा भारतीयों को कितना पावर दिया जाए, इसके ऊपर भिन्न भिन्न तरह का मिशन भेजा गया, योजना भेजा गया, जो कि ये डिसाइड वो कमेटी डिसाइड किया करते थे कि कितना पावर भारतीयों को दिया जाना चाहिए। और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये सबसे पूछता है। उसके बाद एक है कैबिनेट मिशन जो कि संविधान के ऊपर रिलेटेड था कि 3 स्तरीय संरचना का प्रस्ताव दिया गया था इसमें, जिसमें प्रांतों के वर्गों में समूहीकृत किया गया था और एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी कैबिनेट मिशन 1946 में। और एक बात आप लोग को याद रखना चाहिए कि ये जितना भी ये टाइम ड्यूरेशन है, इसका सिर्फ ईयर आप लोग को नहीं याद होना चाहिए, इसका मंथ के साथ याद होना चाहिए, मंथ और ईयर दोनों। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ईयर से रिलेटेड पूछा गया है कि कौन सा ईयर में कौन क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अगर आप लोग को यदि टाइम ड्यूरेशन में सजाने के लिए आ जाए कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, तो इस तरह का क्वेश्चन में मंथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ है जो कि एक ही साल में हुआ। जैसे कि 1946 में ही कैबिनेट मिशन आया, 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन डे का भी घोषणा किया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए मंथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए जब आप लोग तैयारी अपना करें तो मंथ को भी मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपना तैयारी शुरू करें। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है मिडाइवल इंडिया से। पूछा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके सूची के क्रम के अनुसार लगाना है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, और ये याद रखना है, जो टफ क्वेश्चन आपको लगता है वो सभी के लिए टफ ही रहता है क्वेश्चन। इसीलिए जो टफ क्वेश्चन है उसको अगर गलती कर दिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो सब सही कर रहा है अगर उसको उसको अगर गलत कर देते हैं तो गेम से बाहर, सीधा सीधा गेम से बाहर। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि क्या है। सबसे पहले तारिक ए दाऊदी, उसके बाद है मथनवी ए आलमगिरी, उसके बाद तारिक ए अल्फी, उसके बाद पादशाह नामा। तो इसमें इसको डील करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा किताब किसके टाइम ड्यूरेशन में लिखा गया। सबसे आसान तरीका इसका सॉल्व करने का वही है। तो देखिए जैसे कि तारिक ए आलमगिरी ये औरंगजेब के समय पीरियड में लिखा गया था, बादशाह नामा ये लिखा गया था शाहजहां के टाइम पीरियड में। तो ये दोनों बेसिकली सुने होंगे आप लोग, या बहुत बार ये सब आलमगिरी और बादशाह नामा ये दोनों सुनने को मिलता है। ये लेकिन तारिक ए दाऊदी और तारिक ए अल्फी ये दोनों थोड़ा सा अंडररेटेड ये दोनों है। तो देखिए आलमगिरी सबसे लास्ट में हम लोग आलमगिरी को रखेंगे। तो बी देखिए, बी दो जगह बी आ रहा है, और डी इसके पहले डी आएगा तो दो जगह डी भी आ रहा है। और डिसाइड ये करना है कि कौन पहले आएगा, तारिक ए दाऊदी पहले आएगा या तारिक ए अल्फी पहले आएगा। तो ये वाला सिचुएशन में तारिक ए दाऊदी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा तारिक ए अल्फी, उसके बाद पादशाह नामा, उसके बाद आलमगिरी। मतलब कि A C D B ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, मतलब कि बी नंबर। बी नंबर आंसर हो जाएगा A C D B। अब इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो सबसे पहले तारिक ए अल्फी आएगा सबसे पहले। तारिक ए अल्फी सबसे पहले आएगा जो कि हम लोग का ए नंबर में था। उसके बाद 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में लिखा गया था तारिक ए अल्फी। यह आदम के समय से लेकर इस्लाम कैलेंडर 1000 वर्ष तक की दुनिया को कवर करता है। मतलब कि इतना तक का हिस्ट्री इसमें कवर है तारीख अल्फी में।
तारिक ए दाऊदी ये भी 16 सेंचुरी का है, अब्दुल्ला द्वारा रचित है ये। अब देखिए इस तरह से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन अगर बनता है तो अब ये ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब ये पूछा जाएगा कि किसने इसको लिखा था। तो उसके लिए याद रखना है कि अब्दुल्ला द्वारा ये लिखा गया था। यह भारत में अफगान शासकों विशेष रूप से लोदी और सूर राजवंश के इतिहास का वर्णन करता है तारिक दाऊदी। पातशाह नामा तो लगभग आप लोग को याद ही होगा, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था, शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया था पातशाह नामा। और लास्ट में आता है मथनवी ए आलमगीरी, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। 17 सेंचुरी का ये रचना है। ठीक है, तो इसका पूरा होने का टाइम ड्यूरेशन एक बार हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा तारिक ए अल्फी। तारिक ए अल्फी जो कि है 16 सेंचुरी का अकबर के समय पीरियड में। उसके बाद तारुक ए दाऊदी जो कि है 16 सेंचुरी का मध्य का टाइम पीरियड में, जो कि लोदी और सूर्यवंश के बारे में बताता है। उसके बाद है पातशाह नामा जो कि शाहजहां के टाइम पीरियड का है। उसके बाद है मथनवी ए आलमगीरी जो कि 17 सेंचुरी का औरंगजेब का शासनकाल का है। तो इस तरह करके इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह करके हम लोग सारा का सारा पीवाईक्यू को कवर करने वाला है। अगर आप लोग को ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, और नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में स्पेनिश फ्लू भारत के किस शहर में सबसे पहले पहुंचा। ये पूरा तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो तुक्का से इंटेलेक्चुअल गेस करके इसको मारना है और आगे बढ़ना है। तो स्पेनिश फ्लू सबसे पहले कहाँ आया था, सबसे पहले आया था बॉम्बे में आया था। ये याद रखना है, स्पेनिश फ्लू आया था बॉम्बे में। अगर इसका थोड़ा सा डिटेल के बारे में देखेंगे तो जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था वहां से लौट जो सैनिक वापस आए थे, तो उन्हीं से ये स्पेनिश फ्लू हो गया था। बंदरगाह बॉम्बे में हुआ था, जो इसे भारत में फ्लू के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु माना जाता है। सेवा प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उसके बाद ये सब एडिशनल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। 1918 के दौरान कलकत्ता भारत का एक प्रमुख शहर था। लाहौर पाकिस्तान के पास, अपूना जो कि महाराष्ट्र में है, ये स्पेनिश फ्लू से प्रभावित नहीं था। तो याद सिर्फ ये रखना है कि 1918 का जो स्पेनिश फ्लू है वो बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो सिपाही वापस आए थे उनसे ये स्पेनिश फ्लू फैला था। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये है एंशियंट से क्वेश्चन है, और इस ये वाला टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आप लोग को पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग हर ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व करते रहेंगे तो ये चीज आप लोग को दिखता रहेगा। तो ऋग्वेद देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, इसको मैच करना है। सबसे पहले बलि इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश वाला आप लोग पढ़ सकते हैं, और हिंदी स्टूडेंट अपना हिंदी वाला पढ़ सकते हैं। और मेरे आंसर देने से पहले ही आप लोग का आंसर अपने से आप लोग रेडी कर सकते हैं अपना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो अपना कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो ऋग्वेद कहाँ मैच करेगा, जिसके साथ जो मैच करेगा सबसे पहले उसको आप लोग मैच करने की कोशिश कीजिए। सामवेद देखिए, यज्ञों के विवरण में पुजारियों का मार्गदर्शन किया, जबकि उद्देश्य में भजनों को व्यवस्थित किया, ब्रह्मांड और मनुष्य में कार्यों करने वाले कानून का सिद्धांत। तो ऋग्वेद का ये हो जाएगा, ब्रह्मांड और मनुष्य में कार्य करने वाले कानून का सिद्धांत है ये। ए का 4, तो ए का 4 यहाँ पे आ रहा है, ए का 4 यहाँ पे आ रहा है, और इसी में बी का 3 भी है, इसीलिए बी में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। बी सामवेद जो है, जब के उद्देश्य भजनों को व्यवस्थित किया गया है सामवेद में, जिसमें कि संगीत के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में बलिदान का वर्णन है, मतलब कि सी का 1। तो सी का 1 देखिए इसमें आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो डी का 2 हो जाएगा, मतलब ब्राह्मण का यज्ञों के विवरण में पुजारियों का मार्गदर्शन। तो इस तरह हम लोग का आंसर क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो कोई दिक्कत नहीं है ये वाला क्वेश्चन में। ये वाला टॉपिक से बहुत क्वेश्चन रहता है हम लोग के वेद से रिलेटेड क्वेश्चन, या तो मैच द फॉलोइंग करके आ जाएगा, या फिर स्टेटमेंट वाइज आ जाएगा, या फिर कुछ भी आ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो जब आप लोग अपना तैयारी करें तो ये सब टॉपिक में थोड़ा सा समय दे करके तैयारी करें ये सब क्वेश्चन। अब देखिए
रीता ब्राह्मण और मनुष्य के कार्य करने वाले कानून के सिद्धांत है, ऋग्वेद के बारे में बताया जा रहा है। यह अवधारणा प्राचीन भारतीय दर्शन में मौलिक है और इसे ब्रह्मांड व्यवस्था माना जाता है। सामवेद क्या है? मंत्रों का एक संग्रह है जो जप के उद्देश्य से व्यवस्थित किया गया है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद अनुष्ठानों के विवरण में पुजारियों का मार्गदर्शन करता है। इसमें यज्ञ अनुष्ठानों के दौरान उच्चारित होने वाले गद्य मंत्र शामिल है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वे ग्रंथ होते हैं जो यज्ञों की व्याख्या करते हैं, अनुष्ठानों पर विस्तृत निर्देश और व्याख्या प्रदान करते हैं। उसी प्रकार थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन ये आप लोग के लिए दिया गया है और ये सारा कुछ आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ के थ्रू। तो आप लोग सभी को जो भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ से ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू ही कुंजी होता है कोई भी एग्जाम का। पीवाईक्यू अगर अच्छा से कर लिया, कवर अच्छा से हो गया है, तो बहुत कुछ का अनुमान लगाया जा सकता है। उसी प्रकार सामवेद देखिए, सामवेद 4 वेदों में से एक है। संगीत नाट्य में संगीत संगीत नोटों के लिए निर्धारित है। यह पवित्र अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए एक धार्मिक पाठ के रूप में कार्य करता है। यजुर्वेद क्या है? 2 भाग में यजुर्वेद विभाजित है, इसको भी याद रखना है। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सारा वेद पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये वाला टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। एक टॉपिक है 1940 से 47 का टाइम ड्यूरेशन, जो कि मॉडर्न इंडिया का है, और दूसरा टॉपिक है ये वेद से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक ये 2 टॉपिक जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि कवर होना ही चाहिए ये दोनों। ये अनुष्ठान के पीछे एक पौराणिक कथाओं और दर्शन शास्त्र पर भी विस्तार से बताते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, जून 2024 शिफ्ट 1 में। बोलता है कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले रंगपुर धींग किसान विद्रोह, उसके बाद है मद्रास में वेद समाज की स्थापना, उसके बाद है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने साप्ताहिक में सोम प्रकाश के प्रकाशन शुरू किया, और लास्ट में थॉमस मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा पर मिनट्स। तो एक तो ये मैकाले वाला सबको अधिकतर याद ही रहता है, 1835 ये। और ये सोम प्रकाश है 1883 है सोम प्रकाश। और ये वेद समाज और ये रंगपुर धींग किसान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है इसका ए, करेक्ट है इसका 1 नंबर। सबसे पहले रंगपुर धींग किसान विद्रोह सबसे पहले, उसके बाद ये मैकाले 1835 वाला, उसके बाद मद्रास का वेद समाज, उसके बाद लास्ट में सोम प्रकाश का प्रकाशन। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले रंगपुर दिन किसान 1783 में किसान विद्रोह हुआ, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती किसान विद्रोह में से एक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। 1783 में ही हो चुका था ये। उसके बाद थॉमस मैकाले पर शिक्षा, ये 1835, ये तो फेमस है, ये तो पता ही होगा। यह दस्तावेज भारतीय शिक्षा में अंग्रेजों के अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद ये सोम प्रकाश आपको पीवाईक्यू में और भी क्वेश्चन मिलेगा सोम प्रकाश से रिलेटेड। सोम प्रकाश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1858 में हुआ था सोम प्रकाश 1858। उसके बाद ये वेद समाज, मद्रास का वेद समाज, ये हुआ है 1864। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकली यहाँ पे गलत बता दिया शायद, सोम प्रकाश यहाँ पे गलत है। सोम प्रकाश 1883 नहीं है, सोम प्रकाश है 1858 है। सोम प्रकाश 1858 है। ठीक है, उसके बाद वेद समाज कितना है? वेद समाज है 1864। ये सबको आप लोग अपना कॉपी में मेंशन करके रखिए, क्योंकि ये सबसे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ये वेद समाज, सोम प्रकाश, परमहंस मंडली, जितना भी तरह का समाज सुधारक में जितना भी तरह का हुआ, ब्रह्म समाज, वेद समाज, आत्म समाज, ये सारा कुछ रिपीट होते रहता है लगातार। पीवाईक्यू में आप लोग को ये सब मिलेगा, और मैं आगे जितना भी कवर करूंगा ये आप लोग को मिलते रहेगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए। ब्रिटिश भारत में किसान विद्रोह, जो कि औपनिवेशिक शासन में हुआ था 1783 में, सबसे पहला किसान विद्रोह।
थॉमस मैकाले 1835, जो कि इंग्लिश शिक्षा पे जोर दे रहा था। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि शिक्षक और लेखक थे, उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उसके बाद वेद समाज, केशव चंद्र सेन। ये भी याद रखना है कि किसने स्थापना किया था। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज का स्थापना किया था। कब किया था? 1864 में स्थापना किया था इसका। इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। तो ये था आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन के थ्रू आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन एरिया से किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप लोग उससे थोड़ा सा अवगत हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के ऊपर। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1857। सिर्फ यही शिफ्ट में 1857 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और कभी कभी 1857 के ऊपर आप लोग का गद्यांश भी रहता है, मतलब कि पैसेज, जो कि लास्ट में 10 पैसेज रहता है, 2 पैसेज रहता है, 5-5 नंबर, मतलब 5-5 क्वेश्चन का। तो वहां पर भी आपको 1857 का पैसेज देखने को कभी कभी मिल जाएगा। इसमें लिखा पुस्तक और लेखक, बुक एंड ऑथर। 1857 1857 किसने लिखा? तो ये वाला एस एन सेन, जो कि इम्पोर्टेंट है, एस एन सेन के द्वारा। मतलब कि ए का टू देखिए यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह ए का टू है। अब बी का 4 भी साथ में दिया गया है, तो बी का में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिपाही विद्रोह और 1857, ये आरसी मजूमदार के द्वारा किया गया। उसके बाद भारतीय विद्रोह में नागरिक विद्रोह 1857-59, ये किया गया था एस बी चौधरी के द्वारा। सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूटिनी, एस बी चौधरी के द्वारा। और भारतीय विद्रोह के कारणों पर एक निबंध, ये था एस अहमद के द्वारा। मतलब कि डी का 3, सी का 1, हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था ये वाला। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। 1857 ये एस एन सेन के द्वारा लिखा गया था। सिपाही विद्रोह 1857 ये आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। भारतीय विद्रोह में नागरिक विद्रोह ये था एस बी चौधरी के द्वारा। और भारतीय विद्रोह के कारणों पर एक निबंध, ये था एस अहमद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन उन सब के बारे में दिया गया, एस एन सेन, आरसी मजूमदार, जो कि बहुखंड भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति लिखा गया। एस बी चौधरी 1857-89 की अवधि के दौरान नागरिक प्रतिक्रिया और विद्रोहों का भी विश्लेषण किया। उसी प्रकार एस अहमद, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। इजीली आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पर। अभी यहाँ पे मेरा पर्पस आप लोग को पीवाईक्यू से अवगत कराना है, पीवाईक्यू दिखाना है कि क्या क्या पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में दीवान ब्यूताद मंत्रालय का क्या काम था? दीवान ब्यूताज, क्या वो सैन्य लेखा था, घुड़सवार सेना था, दरबारी शिष्टाचार था, या कारखानों से रिलेटेड था? तो मुगल काल और दिल्ली सल्तनत, ये दोनों काल में स्पेसिफिकली कुछ कुछ वर्ड है जो कि कोई कोई अ, अ, मंत्रालय को निरूपित करता है। जैसे कि दीवान बरीद, दीवान मुस्तखराज, और दीवान रसाला, दीवान रियासत, दीवान रसालत, इस तरह का दिल्ली सल्तनत में। और मुगल काल में मीर बख्शी, मीर समा, सद्रू सुदूर, इस टाइप का मुगल काल में। तो ये वाला पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये वाला पोर्शन भी आप लोग का कवर होना चाहिए अच्छा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? दीवान ब्यूतात का क्या हो जाएगा? ये है कारखाना, कारखानों का मंत्रालय है ये, राज्य कारखानों का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। राज्य कारखानों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। ये कारखाना मुगल साम्राज्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामान और उपकरणों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। सैन्य खाता, दीवान अर्ज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबके लिए अलग अलग नाम होता है। तो ये दीवान अर्ज सैन्य खाता के लिए, घुड़सवार सेना के लिए मीर बख्शी प्रधान सेनापति भी होता था। मीर बख्शी घुड़सवार सेना इकाइयों की भर्ती के लिए जिम्मेदार था।
दरबारी शिष्टाचार, एक अधिकारी जो शाही दरबार के समारोह और दैनिक दिनचर्या का प्रबंधन करता था, जिसको कि मीर समा कहा जाता था। दरबारी को मीर समा। ठीक है, मीर समा खाना पकाना से भी रिलेटेड था मीर समा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा का नाम दिया गया है और उसका एरिया दिया गया है और शासक दिया गया है कि कौन सा डायनेस्टी से वो रिलेटेड है। सबसे पहले हर्ष दिया गया है, हर्ष मतलब कि हर्षवर्धन। तो ये तो इजी है, ये पुष्यभूति शासक था हर्ष, तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 यहाँ मैच कर रहा है, ए का 2 यहाँ मैच कर रहा है, और बी का 4 भी ऑटोमेटिक दोनों में मैच कर रहा है। तो मैच द फॉलोइंग में आप लोग देखेंगे कि अगर मैच द फॉलोइंग इस टाइप का आ जाता है तो दो गो तो ज्यादा सोचने का बात ही नहीं है, दो गो तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही रहता है कि ललितादित्य क्या हो जाएगा, ललितादित्य कारकट वंश हो जाएगा जो कि कश्मीर का था। उसके बाद पल्लव का क्या हो जाएगा, पल्लव टोंडाडो मालम क्षेत्र हो जाएगा। पल्लव जो कि आप लोग को इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूलर नरसिंह देव वर्मन जो है, नरसिंह देव वर्मन, वो पल्लव का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर रहा। उसके बाद पाल का क्या हो जाएगा, मत्स्य न्याय का अंत किया गया पाल के द्वारा, मतलब कि सी का 1 और डी का 3, सी का 1 और डी का 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा और आप लोग अपना कॉपी में सबका आंसर आप लोग लिख रहे होंगे, कितना नंबर सही हो रहा है, कितना कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, आप लोग खुद को अपने आप को एनालाइज कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे बेहतर यही होता है कि खुद को ही एनालाइज किया जाए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। हर्ष 606 से 647 तक का टाइम ड्यूरेशन हर्षवर्धन का था, और इसी के समय पीरियड में ही हर्षवर्धन के समय पीरियड में ही कौन एक चीनी यात्री, एक इम्पोर्टेंट यात्री आया था, उसका नाम आप लोग को कमेंट करना है कि हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, उसका क्या नाम था, ये आप लोग को कमेंट करना है। उसके बाद है ललिता दित्य मुक्तिपीड, ये कश्मीर का कारकेट वंश का शासक था। 8वीं शताब्दी में शासन किया और अपनी सैन्य विजय और कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और ललितादित्य मुक्तिपीड के बारे में राज तरंगनी में अच्छा खासा उल्लेख है। राज तरंगनी जो कि कल्हन के द्वारा लिखा गया था, इसमें ललितादित्य के बारे में मेंशन है। पल्लव तोंडालमल क्षेत्र, पल्लव दक्षिण भारत का एक वंश था, जो अब तमिलनाडु का हिस्सा है। द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है ये, और पल्लव के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा मंदिर कला, वास्तुकला से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्तुकला से रिलेटेड, वास्तुकला, शिल्पकला, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनाया गया था, मामल्लापुरम बनाया गया था, रॉक कट एडिक्ट भी बनाया गया था, तो बहुत कुछ हुआ था इसमें। पल्लव इंपॉर्टेंट है एंशियंट इंडिया का एक। पाल शासनकाल, मत्स्य न्याय का अंत किया गया था। पाल जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल और बिहार पर शासन किया था। पाल में इंपॉर्टेंट कौन कौन है, पाल में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गोपाल, धर्मपाल, कुमारपाल, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना से सबसे नया में सजाना है। सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधार, ये हुआ था कब, चाल चालीसा का अकाल जो पंजाब, कश्मीर, दिल्ली और राजपूताना में फैल गया। उसके बाद है समाज सुधार, परमहंस मंडली का स्थापना, और है उसके बाद है बॉम्बे क्रॉनिकल का शुरुआत फिरोज शाह मेहता द्वारा। इसको आप लोग को सजाना है, कालक्रम के अनुसार सजाना है, सबसे पहले कौन हुआ और सबसे बाद में कौन हुआ। तो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, ये तो याद होगा, 1919 में ये वाला हुआ है। चालीसा का अकाल पंजाब, कश्मीर, दिल्ली और राजपूताना। तो सबसे पहले देखिए ये, तो ए सबसे लास्ट में ही आ जाएगा। ए देखिए क्योंकि 1919 बहुत लास्ट है। अब बॉम्बे क्रॉनिकल 19th सेंचुरी में हुआ, और परमहंस मंडली 1883 में परमहंस मंडली हुआ। ठीक है, तो ए के पहले डी, डी के पहले सी, उसके बाद बी, मतलब कि 1 नंबर। सबसे पहले अकाल हुआ, उसके बाद परमहंस मंडली हुआ, और उसके बाद फिरोज शाह, बॉम्बे क्रॉनिकल, और उसके बाद लास्ट में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। अब देखिए इसका टाइम ड्यूरेशन कब है, चालीसा का अकाल 1783-84 में हुआ,
और यही टाइम ड्यूरेशन में आप लोग को रंगपुर का जो किसान विद्रोह है, आप लोग को थोड़ा पीछे मैं लेकर के चलता हूँ। थोड़ा सा ये देखिए, रंगपुर का किसान विद्रोह, ये वाला भी टाइम ड्यूरेशन देखिए, इसका भी टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये भी है 1783 में। तो यदि सबका टाइम ड्यूरेशन आप लोग अपना कॉपी में मेंशन करते हुए चल रहे हैं, तब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो इस बार आया वो अगले बार भी आएगा। हो सकता है कि अगले बार रंगपुर किसान आंदोलन को उठा ले और फिर ये वाला अकाल को उठा ले, तो दोनों बहुत क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। ये भी 1783-84 में हुआ है। 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण अकालों में से ये एक था। परमहंस मंडली जो कि 1849 में हुआ था। महाराष्ट्र का सामाजिक धार्मिक सुधार था ये। धार्मिक सुधार आंदोलन आप लोग का पूरा क्लियर होना चाहिए। ये आप लोग का आज का तीसरा टॉपिक जो कि मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले 1940-47 और दूसरा वेद और तीसरा 1857 और चौथा धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। ये चारों टॉपिक अभी तक का आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो 1849 ये याद रखना, परमहंस मंडली का स्थापना किया गया। बॉम्बे क्रॉनिकल 1913 जो कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। फिर से मैंने आप लोग को गलत बता दिया, 1883, 1883 नहीं, ये है आप लोग का जा करके 1913। ठीक है। जो कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का शुरुआत किया गया। उसके बाद है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ये तो फेमस है। ब्रिटिश सरकार भारतीय भागीदारी को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए नीति का हिस्सा था ये वाला। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार से स्पेसिफिकली इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोग को आगे डिस्कस करता रहूंगा जैसे जैसे हम लोग आगे चलते रहेंगे। ठीक है। इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा गया है ऑलरेडी। ये वाला टॉपिक से ये आप लोग के लिए थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन। चालीसा का अकाल, सूखा और राजनीतिक अस्थिरता का संयोजन। परमहंस मंडली जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड था, जो कि 1849 में हुआ था परमहंस मंडली। बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था 1913 में। और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 में लाया गया था, भारतीयों को कुछ रियायत देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ के निम्नलिखित में किस शासक ने संगीत राग, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध नामक संगीत विज्ञान से संबंधित 3 पुस्तकों का लेखन किया था? लक्ष्य सिंह, मोकल, कुंभकर्ण, कुंभा या रायमल? ये पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो एक इंटेलेक्चुअल गेस करना है और आप लोग को बताना है कमेंट करके। ठीक है। ये आप लोग का कमेंट के लिए, आप लोग के लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। आज हम लोग 10 तक ही, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आज हम लोग कवर कर रहे हैं। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये पसंद आएगा, पसंद आ रहा होगा, और ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये पीवाईक्यू का सीरीज। आज को फर्स्ट डे था और मैं बहुत दिन बाद लॉग वीडियो में बना रहा हूँ, तो इसीलिए आज को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। अब पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कीजिएगा। और जिनको भी ज़रूरत है पीवाईक्यू, नेट पीवाईक्यू का जिनको भी ज़रूरत है हिस्ट्री का, आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं। और ये लगातार सीरीज तब तक चलते रहेगा जब तक कि, जब जितना मुझको टाइम मिलेगा मैं उस हिसाब से आप लोग को ये पूरा का पूरा सीरीज, पीवाईक्यू का सीरीज, ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं है, ये मैं 2023, 2022 हर शिफ्ट का सीरीज मैं आप लोग को डिस्कस करता हुआ चलूंगा। मेरे पास जितना समय होगा उतना समय आप लोग को देने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। जो मेरा, आप लोग को पता होगा कि मेरा पीजी ऑलरेडी चल रहा है, और पीजी का सेमेस्टर थर्ड में मेरा अभी हो रहा है, सेमेस्टर थर्ड मेरा चल रहा है। तो अभी हमको पीजी भी मुझको देखना पड़ रहा है, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। अभी आप लोग के पास 1 मंथ का समय है नेट के लिए। जनवरी में आप लोग का नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 1 मंथ में मैं ट्राई करूँगा कि सारा का सारा पीवाईक्यू जितना तक हो सके उतना तक कवर करने का मैं ट्राई करूँगा। ठीक है? और अगर वीडियो नहीं बना पाया तो आप लोग ये समझ लेना कि थोड़ा-सा मैं अपने पीजी एग्ज़ाम में थोड़ा-सा बिज़ी हो चुका हूँ। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि
सिर्फ यही चैनल के ऊपर आप लोग को डिपेंडेंट नहीं रहना है कि सिर्फ यही चैनल से हम लोग को कवर करना है, ठीक है। आप लोग को जहाँ से भी सुविधा होता है आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करने का आप लोग कोशिश कीजिए, चाहे वो जहाँ से भी मिल रहा हो। या तो आप लोग परचेज कीजिए, या यूट्यूब से कीजिए, या फिर आप लोग बुक खरीद कर कीजिए, लेकिन PYQ मस्ट है आप लोग के एग्जाम के लिए। सारा का सारा PYQ छोड़ना नहीं है, PYQ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।